दोस्तों, आप सभी को पुनः संजय सिंह राठौर का प्यार भरा नमन। बड़े दिनों के इंतजार की आज घड़ी खत्म होने जा रही है। आप लोगों ने बार बार कहा कि सर CHSL के लिए, MTS के लिए, सुपर टेट के लिए, टेट के लिए, CGL के लिए, SSC बैंक और अदर वनडे एग्जाम्स तथा बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंग्लिश का क्लास कब से सर लेके आएंगे। तो आइए हम आज राठौर वर्ल्ड की दुनिया में अंग्रेजी का पहला वीडियो, जिसकी हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस वीडियो के अंदर मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज लिंगुआ को हम चलते हैं समझने और समझाने और लैंग्वेज की दुनिया में अपनी एक नई दुनिया का इबारत लिखने। तो मित्रों, मैंने कहा कि आज हम पढ़ेंगे क्या? लैंग्वेज। आज हमें पढ़ना है लैंग्वेज। लैंग्वेज जिसे हिंदी में भाषा कहते हैं। लैंग्वेज जिसे हिंदी में भाषा कहते हैं, जो एक लैटिन वर्ड है, जो एक लैटिन वर्ड लिंगुआ से बना, LINGUA। लैंग्वेज इज मेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लिंगुआ। लिंगुआ से बनने वाला वर्ड लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज के अंदर, जिसको हिंदी में भाषा कहते हैं, हम कुछ सेगमेंट को समझा रहे हैं आपको कि जिस प्रकार हिंदी व्याकरण में वर्ड उसी प्रकार अंग्रेजी में जो पहली इकाई है, द फर्स्ट यूनिट ऑफ लिंगुआ इन इंग्लिश इज लेटर। द फर्स्ट यूनिट ऑफ लिंगुआ इन इंग्लिश इज लेटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिंगुआ। और लेटर के राइट कॉम्बिनेशन से, आई एम नॉट सेइंग यू ओनली कॉम्बिनेशन, द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ letters is called word. The right combination of letters is called word, and the right combination means the combination of words which expresses the sense is called sentence. It means letter के एक राइट कॉम्बिनेशन से, जिसका अर्थ हो, मीनिंग हो, वर्ड का निर्माण होता है। और वर्ड के करेक्ट कॉम्बिनेशन से किसका निर्माण होता है? सेंटेंस का। और सेंटेंस से निर्माण होता है पैराग्राफ। क्या निर्माण होता है सर? पैराग्राफ। और पैराग्राफ से निर्माण होती है एक परफेक्ट स्पीच। क्या? स्पीच जिसे आप भाषा कहते हो, स्पीच जिसे हम भाषा कहते हैं। एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश इज लेटर, and the right combination of letters is word. The right combination of words which expresses a correct sense is called sentence, and the correct combination, after that I am saying again and again, the right combination. Grammar always expresses about the sense. Without sense we can't imagine about the grammar. तो कहता है कि सेंटेंस के राइट कॉम्बिनेशन से निर्माण होता है पैराग्राफ का, और पैराग्राफ से निर्माण होता है स्पीच का। तो अब अगर देखा जाए तो इस लेटर के विषय में मैं बताऊं कि ये जो लेटर है, ये दो स्वरूपों में है, कॉन्सोनेंट और वोवेल। कॉन्सोनेंट, इसके दो स्वरूप हैं। एक है कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट होता है, और दूसरा सेगमेंट है वोवेल। इसे स्वर कहते हैं और इसे हिंदी में व्यंजन कहते हैं। टोटल 26 लेटर्स मिलकर अल्फाबेट का निर्माण करते हैं, वर्णमाला का निर्माण करते हैं अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत, जिसमें वोवेल हैं A, E, I, O और U। A, E, I, O, U, ये 5 वोवेल हैं, और शेष 21 यानी 21 क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। ये 5 वोवेल A, E, I, O, U और शेष कॉन्सोनेंट 21। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज 21 एंड द नंबर ऑफ वोवेल इज 5, नेम्ड एज A, E, I, O and U. The rest letters of alphabet is called consonant. Now we are going to discuss about this segment, word. हम वर्ड के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं, हम वर्ड की चर्चा करने जा रहे हैं। और आप एक बात बता दूं
स्पीच का मेन जो सेंस है वो कहां से शुरू होता है? वर्ड से शुरू होता है। स्पीच का मेन सेंस वर्ड से शुरू होता है। लेटर्स कॉम्बिनेशन बना के वर्ड का निर्माण करते हैं, अर्थात एक वर्ड की संपूर्ण जानकारी, द ब्रीफ नॉलेज ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं तो हम बोलते हैं हैंड हो गया, हेड हो गया, जो भी हमारे लेग हो गया, नोज हो गया, दीज ऑल आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज द words, the segments which are used in speech or in a lingua, those all are called parts of speech। बात समझे? तो जो लिंगुआ में, लैंग्वेज में हम यूज करते हैं सेगमेंट्स को, उन्हें ही कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ और पैराग्राफ से स्पीच। और लेटर के अंदर 5 वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, और शेष 21 कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। मैं इनको अब यहां से हटाता हूं और चर्चा करता हूं किसकी? पहले आज चूंकि पहला क्लास है तो इंग्लिश जो है, लिंगुआ जो है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, इसमें आप 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर का नॉलेज रख करके किसी को समझा नहीं सकते। आप कंट्रोलिंग पावर में काम नहीं कर सकते। इसमें प्रत्येक बिंदु का क्लियर कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, बिकॉज ऑल द टर्म्स ऑफ अ लिंगुआ इज क्लोजली कनेक्टेड टू वन अनदर। सभी टर्म्स लिंगुआ के एक दूसरे से बड़े ही घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग, अब मैं यहां से ये वर्ड भी हटा रहा हूं, लैंग्वेज, लिंगुआ, और अब हेडिंग बना रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमारी हेडिंग हो गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी हम भाषा के आज अंगों का हम आपको इंट्रोडक्शन कराने चल रहे हैं, हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। फिल्म पूरी की पूरी चलेगी, आज केवल इस वीडियो के अंदर इंग्लिश ग्रामर का कास्टिंग होगा, कास्टिंग। आज हम बताएंगे कौन हीरो, हीरोइन और विलेन है, और अगले वीडियोज में इंग्लिश के इस फिल्म का शुरुआत हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला क्या सेगमेंट है? नाउन। उसका भी रीजन है कि पहला सेगमेंट एडजेक्टिव क्यों नहीं हो सकता, इसको मैं बताऊंगा। पहला सेगमेंट नाउन है, जो दूसरा सेगमेंट है उसका नाम है प्रोनाउन, जो तीसरा सेगमेंट इसका नाम एडजेक्टिव, तीसरे सेगमेंट का क्या नाम बॉस? एडजेक्टिव। जो चौथा सेगमेंट वो है वर्ब, जो 5वां सेगमेंट है उसका नाम है एडवर्ब, और जो 6वां सेगमेंट है उसका नाम है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। 7वां सेगमेंट नेम्ड एज कंजंक्शन, conjunction, and the last is interjection। ठीक है सर, इंटरजेक्शन। ये हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच 8, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको अगर वनडे एग्जाम्स देना है, अगर आपको इंग्लिश पे एक पकड़ बनानी है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपके पास एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। आज स्टार्ट कर रहे हैं सर, कम से कम इंग्लिश के 50 से 60 वीडियो जाएंगे, तब जाके इंग्लिश ग्रामर का 90% सेगमेंट कंप्लीट होगा, क्योंकि 10% के लिए आपको प्रैक्टिस और अपने ब्रेन का यूज करना पड़ेगा। तो उसमें भी 50 से 60, 70 वीडियो लग सकते हैं। आज केवल मैं आपको इंट्रोड्यूस करते रहा हूं, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सर मैं पहले टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसका नाम क्या है? नाउन। मैं नाउन पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, ब्रीफ नॉलेज दूंगा। नाउन जो एक लैटिन वर्ड नैमिना से बना है। नाउन देखो भैया, अंग्रेजी जो हुई, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश के नहीं है,
उनमें फ्रेंच के वर्ड हैं, हिब्रू के वर्ड हैं, डच के वर्ड हैं, लैटिन वर्ड है और यहां तक कि हमारे इंडियन इंग्लिश भी है, जैसे जलेबी, गोलगप्पा और वो खापड़ा KHAPRA, हमारे यहाँ गांव में होता है ना खापड़ा, जिसको अंग्रेजी में वर्ड यूज किया जाता है खापड़ा, खापड़ा, खिचड़ी, जलेबी, ये हिंदी के वर्ड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में JALEBI प्रॉपर नाउन उसको इंडिकेट कराया जाता है। आप उसको बनावटी इंग्लिश बना लेते हो कि क्या बोलते हैं कि सर्कुलर स्वीट इन शुगर सिरप, वाटर बॉल आप बोल देते हो किसको, गोलगप्पे को, तो ये इसके इंग्लिश नहीं हो सकते। ये इनका वर्जन इंडियन ही है और ये इंडियन वर्जन में ही रहते हैं। खिचड़ी को खिचड़ी ही लिखना पड़ेगा। अब मैटर आया तो इंग्लिश की उत्पत्ति ही ये हिब्रू से हुई, डच से हुई, अमेरिकन इंग्लिश से हुई, लैटिन इंग्लिश से हुई, फ्रेंच इंग्लिश से हुई। तो उसी में नाउन एक लैटिन वर्ड नैमिना से बना और नैमिना को इंग्लिश में नेम कहते हैं। लैटिन वर्ड नैमिना, नाउन इज मेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नैमिना विच मीन्स इन इंग्लिश नेम, जिसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है, नेम। यही कारण है सर इसके उत्पत्ति में, इसके ओरिजिन में ही नाम है, नेम है। यही कारण है कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ये जो लाइन लिखा ना, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, व्हाई, बिकॉज नाउन इज मेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नैमिना विच मीन्स इन इंग्लिश नेम। तो इस संसार के जिन चीजों के नाम है, और वो नाम किसके हो सकते हैं, पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। तो पर्सन, प्लेस और थिंग के विषय में सिर्फ नाम से लेना देना नहीं है, उनके नंबर, उनके जेंडर, उनके केस, उनका साथ रिलेशन टाइम एंड टेंस का, उनके साथ रिलेशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये सारी चीजों का डिस्कशन टॉपिक नाउन के अंतर्गत होगा, जिसके कम से कम नाउन का नंबर, जेंडर और केस लेकर 8 से 10 वीडियोज में आपके सामने लेके आऊंगा नाउन एंड नंबर का। और टोटल का टोटल मटेरियल CHSL, MTS, एयरफोर्स, NDA, BA ब्लैक, CGL, SSC और बैंक को रिलेट करेगा। इतना आसान नहीं है सर, टाइम लगेगा, हम भी लगे हैं, आप भी लग जाओ, मेहनत करो जम के, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संघर्ष से सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। We can only achieve our success with our struggle, nothing without struggle. So be concentrated, devoted and dedicated with your passion. I hope not, I believe you all will be succeed. Now pronoun, तो नेमिंग वर्ड्स क्या है, नाउन है, जैसे राम, श्याम, मोहन, जो भी दिनों के नाम है। नाउन का एक ब्रीफ डिस्कशन होगा सर, एक थोड़ा सा मैंने हल्का इंट्रोड्यूस किया कि नाउन इज मेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नैमिना व्हिच मींस इन इंग्लिश नेम, सो नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ड प्रोनाउन। आज वर्ड्स का मैं ये इसको डिफाइन कर रहा हूं, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को देखो आप, प्रोनाउन इज मेड फ्रॉम 2 वर्ड्स, प्रो प्लस नाउन। प्रोनाउन 2 वर्ड से बना, प्रो और नाउन से। आपको पता है इसमें मेन वर्ड नाउन है प्रोनाउन में, which is the main word? The main word is noun. Then there is a question, sir, what is pro? What is pro? Now you all have heard about this word prefix. आपने इस शब्द के विषय में सुना होगा, प्रीफिक्स, जिसे हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। प्रीफिक्स को भी अगर तोड़ा जाए सर तो इसमें 2 वर्ड हैं, प्री प्लस फिक्स, प्री प्लस फिक्स। फिक्स इसमें मेन वर्ड है और ये जो प्री है, इस प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। इसीलिए जब आप एग्जाम दोगे तो प्री के बाद मेंस होता है, पहले प्री फिर मेंस, पहले प्री बोर्ड तब बोर्ड होता है। तो प्री वर्ड की मीनिंग ही है पहले। और क्या? फिक्स। फिक्स मीन्स जोड़ना या जुड़ना। इट मीन्स अ वर्ड which is fixed before the main word is called what? Prefix. The word which is used before the main word is called prefix, in Hindi उपसर्ग। उपसर्ग। तो here please look at this, pro. Here pro is
added with the main word noun, so pro is a what? Prefix. pro क्या हुआ? Prefix. और इस pro की मीनिंग क्या होती है ये जानो। मैंने pre की मीनिंग बताई थी। pre का मतलब पहले, fix मीन्स जोड़ना या जुड़ना। तो उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा गया और प्रत्यय को सफिक्स कहा गया। प्रो प्रीफिक्स की प्रो की मीनिंग है, क्या मीनिंग है? यहां मैं थोड़ा सा हटा के लिख रहा हूं। प्रो की ऐसे मीनिंग बता रहा हूं, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ। इस प्रो प्रीफिक्स है जो किसी भी मेन वर्ड के पहले आए तो उसमें एक सेंस डालता है, एक मीनिंग डालता है। किसका? इन प्लेस ऑफ, इट मीन्स के स्थान पर। तो इस प्रो का मतलब इन प्लेस ऑफ, और ये नाउन है तो इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? इन प्लेस ऑफ नाउन। इट मीन्स अ वर्ड विच इज यूज्ड, a word which is used in place of noun is called pronoun. A word which is used in place of noun is called pronoun. ठीक है? जैसे ये डेफिनेशन आया सर, मैं यहां पर इसको नोट भी कर दे रहा हूं। क्या नोट कर दे रहा हूं? इन प्लेस ऑफ अ नाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? इन प्लेस ऑफ अ नाउन, अ वर्ड पूरा लिखाऊंगा उस समय, बाद में वीडियो में बताऊंगा। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे ये रफ काम है, ये रफ मैं समझा रहा हूं। किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम मोहन है। ठीक है? राम, श्याम, मोहन, ये 3 नेमिंग वर्ड्स हैं। 3 नेमिंग वर्ड्स हैं तो नेमिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इट मीन्स ये तीनों के तीनों नाउन के रूप में डिनोट हैं। क्या मैं इन तीनों के बदले अगर प्लूरल सेंस में लूं तो दे यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? दे, राम, श्याम और मोहन, इन तीनों को मिलाकर मैं दे यूज कर सकता हूं। और यदि मैं राम के लिए सिर्फ डिनोट करूं तो वर्ड ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है? थर्ड पर्सन में मैं नहीं जानता हूं तो ही बोल सकता हूं। और राम, श्याम, मोहन, और वी कैन से दैट all the people of the world, all the people of universe can be denoted as only a pronoun named as they. इस ब्रह्मांड के सभी संज्ञाओं को, सभी नामों को हम एक से नोटिफाई कर सकते हैं और वो प्रोनाउन क्या है? दे है। हम मैस्कुलिन के लिए, मैस्कुलिन नेमिंग वर्ड्स के लिए ही का यूज करते हैं, फेमिनिन नेमिंग वर्ड्स के लिए सी का यूज करते हैं, और नॉन लिविंग टर्म्स के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो ये ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, आर, ये सभी के सभी, दिस, दैट, दिस, दोज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी के सभी टर्म्स क्या है सर? प्रोनाउंस हैं, जिनकी एक डिटेलिंग करूंगा जब मैं वीडियो प्रोनाउन के नाम से लेके आऊंगा तो स्पेशली प्रोनाउन को डिफाइन करूंगा। आज तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तीसरा टर्म एडजेक्टिव। ये तीसरा टर्म एडजेक्टिव, थोड़ा सा आप यहां कंसंट्रेट होना। ये वर्ड एडजेक्टिव और एक वर्ड यहां पर मैं नीचे जा रहा हूं एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब में देखा जाए तो व्हाट इज अ कॉमन सेगमेंट हियर? दैट इज सर एडी। एडी इज कॉमन इन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडी कॉमन है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। मात्र 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 ही सेगमेंट ऐसे हैं जिनमें एडी लगा हुआ है, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। अगर एक वर्ड में लिखूं एड, ए डबल डी, तो एड में भी तो एडी लगा हुआ है, एड में भी एडी लगा, एडजेक्टिव में भी एडी लगा और एडवर्ब में भी एडी लगा। तो एडी का मतलब होता है, एड का मतलब होता है, क्या होता है? एक्स्ट्रा और एडिशनल, एक्स्ट्रा और एडिशनल, एक्स्ट्रा और एडिशनल। ठीक है? ये किसका मतलब है? ऐड का। यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम है क्या? किसी दिए हुए टर्म में, किसी दिए हुए नाउन या प्रोनाउन को, प्रोनाउन में एक्स्ट्रा और एडिशनल देना ही काम इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से मात्र 2 के पास जिम्मेदारी है, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। तो ये बात स्पष्ट रहे कि पूरे इंग्लिश लिटरेरा के अंदर सिर्फ 2 ही क्वालिफायर्स हैं, वे 2 ही सेगमेंट है जो एक्स्ट्रा और एडिशनल दे सकते हैं। दोज आर ओनली 2 नेम्ड एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये 2 ही हैं। अब मैटर आया कि सर ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो एडजेक्टिव जो है सर
वो एक्स्ट्रा और एडिशनल किस में देता है? नाउन और प्रोनाउन में। नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा और एडिशनल देने वाला टर्म, क्वालिफाई करने वाला टर्म कौन सा है? एडजेक्टिव। जैसे अभी आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने लिखा बॉय, क्या लिखा? बॉय। तो बॉय एक नाउन टर्म है, बॉय एक नाउन है, नाउन वर्ड है। अब इसमें अगर मैंने एक वर्ड लिखा गुड बॉय, क्या लिखा सर? गुड। तो ये बॉय जब तक लिखा हुआ था तो बॉय तो कोई भी हो सकता था, ये कॉमन सेगमेंट था, ये सामान्य सेगमेंट था। लेकिन जैसे ही मैं इसमें गुड जोड़ा, सपोज दैट मैं बैड जोड़ दूं, मैं इंटेलिजेंट जोड़ दूं, मैं हैंडसम जोड़ दूं, मैं स्मार्ट जोड़ दूं, तो ये हैंडसम, स्मार्ट, गुड, बैड, ये सभी बॉय को क्या दे रहे हैं? स्पेसिफिकेशन। यानी सामान्य से क्या कर रहा है? स्पेशल कर रहा है। और ये स्पेशल करने वाला सेगमेंट कौन है? एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। यह किसी भी कॉमन सेगमेंट को क्या बना देता है? विशेष बना देता है, स्पेशल बना देता है। और नाउन और प्रोनाउन का, जैसे मैंने लिखा ही इज गुड, ही इज गुड, और फिर मैंने लिखा अ बॉय या दैट बॉय। यहां पर देखो दैट बॉय इज हैंडसम, दैट बॉय इज हैंडसम। या आई सॉ अ हैंडसम बॉय, ये लिखा ना सर, ये हैंडसम बॉय। तो यहां पर देखो ये गुड जो है, गुड, ये किसको डिफाइन कर रही है? ही को। और ही क्या है? प्रोनाउन। ही क्या है? प्रोनाउन। तो इस ही को यानी प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला, स्पेसिफाई करने वाला, क्वालिफाई करने वाला टर्म क्या है? एडजेक्टिव है। यहां पर दैट बॉय इज हैंडसम, फिर ये हैंडसम वर्ड किसके लिए यूज हुआ? बॉय के लिए हुआ। तो ये बॉय नाउन है, तो नाउन का क्वालिफायर बन गया हैंडसम। फिर ये आई सॉ अ हैंडसम बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय? व्हाट काइंड ऑफ बॉय? कैसा बॉय, कैसा लड़का? तो हैंडसम, ये हैंडसम वर्ड तीनों सेंटेंस में, यहां गुड, हैंडसम और हैंडसम, इस बॉय को, इस नाउन को, इस प्रोनाउन को क्या कर दिया? कॉमन से स्पेशल बना दिया। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies, which gives something extra or additional to a noun or pronoun. एडजेक्टिव की जिम्मेदारी है क्या करना? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उसमें एक्स्ट्रा और एडिशनल देना। तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफायर हो गया एडजेक्टिव। अब मैटर आया कि जब दो ही क्वालिफायर है तो सर ये एडवर्ब किसका क्वालिफायर होगा? तो सर ये नाउन और प्रोनाउन का क्वालिफायर हो गया कौन? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब, एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब का क्वालिफायर खुद एडवर्ब है। एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब का क्वालिफायर कौन है? अब थोड़ा समय एडवर्ब को अभी क्लियर करा दे रहा हूं, एडजेक्टिव के बाद मैं एडवर्ब की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि दोनों क्वालिफायर्स हैं। जैसे अगर सेंटेंस लिखा ही इज अ वेरी गुड, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय। हियर यू ऑल आर trying to understand that what is boy? Boy is noun. Boy क्या है? नाउन है। नाउन का क्वालिफायर क्या होगा? एडजेक्टिव। द क्वालिफायर ऑफ अ नाउन इज एडजेक्टिव। हियर व्हाट इज वेरी? व्हाट इज वेरी? वेरी को मैं स्पष्ट लिख रहा हूं यार। व्हाट इज वेरी? हियर वेरी इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, वेरी इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो वेरी किसका क्वालिफायर है? गुड का। और गुड किसका क्वालिफायर है? बॉय का। यानी गुड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन का क्वालिफायर, और एडवर्ब वेरी किसका क्वालिफायर? गुड का। इट मींस एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और एक एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है। तो यहां पर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को क्वालिफाई किया। अगर मैं कहा कि हम सभी स्टूडेंट्स को, मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स को बोल सकता हूं आई लव यू, आई लव यू क्या? वेरी मच। आई लव यू वेरी मच। तो व्हाट इज वेरी मच? वेरी इज एन एडवर्ब, हियर मच इज एन एडजेक्टिव, और ये वेरी मच किसके लिए यूज किया गया? लव, प्यार करने की मात्रा दिखाई गई। आई लव यू। और ऐसे भी मैं सभी स्टूडेंट्स से हृदय से प्रेम करता हूं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, और मेरे छात्र भी मुझसे प्रेम करते हैं। आई नो दिस, आई नो दिस। तो यहां पर वेरी मच किसके लिए यूज हुआ? लव के लिए, और लव एक वर्ब है, तो यहां वेरी मच लव का क्वालिफायर हुआ, वर्ब का क्वालिफायर हुआ, और कहलाया
एडवर्ब वेरी मच को डिफाइन करूंगा जब टॉपिक एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो। बड़ी मजेदार है, बड़ी मजेदार टॉपिक का नाम एडवर्ब, जिसमें पूरी की पूरी मैं मैथमेटिक्स के साथ ग्रामर को डील करूंगा आने वाले समय में। अब फिर क्या क्या कि एक एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा कैसे? कैसे अगर मैं कहूं कि he went there slowly या he went there very slowly, क्या लगा दिया? very slowly। तो आपको पता होना चाहिए, एक बात बता दे रहा हूं, वेरी स्लोली, ये स्लोली क्या है? स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है, स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है। आपको हार्ड फास्ट फर्म सो वेल इन 5 वर्ड्स को छोड़ के अगर किसी भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में यलवाई लगता है, क्या लगता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में यलवाई, तो निर्माण हो जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर का। मित्रों जैसे मैं एक चीज दिखा रहा हूं कि अगर मैं एडजेक्टिव इसको मैं हटा दे रहा हूं सर, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा हिंटिंग कर रहा हूं कि अगर मैंने एडजेक्टिव में एडजेक्टिव प्लस यलवाई बराबर निर्माण हो जाता है एडवर्ब का, और नाउन प्लस यलवाई निर्माण होता है एडजेक्टिव का, नाउन प्लस यलवाई निर्माण होता है एडजेक्टिव का। एग्जांपल समझ लो, जैसे यहां पर एडजेक्टिव एक है स्लो, एडजेक्टिव यहां पर क्या है? स्लो, और स्लो में जैसे ही यलवाई जोड़ूंगा तो स्लोली बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो स्लो एडजेक्टिव है, स्लो मोशन नाउन है, स्लो एडजेक्टिव हो गई, स्लोली फिर क्या बन गया? एडवर्ब। स्लोली क्या बन गया सर? एडवर्ब। स्लोली हो गया एडवर्ब। क्लियर? अब क्या बोला? अभी मैं नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव कैसे बनना, देखो जैसे मैंने एक वर्ड लिया फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड एक नाउन वर्ड है, नाउन है, कॉमन नाउन, और फ्रेंड में जैसे ही मैं एलवाई जोड़ा तो वर्ड क्या बना? फ्रेंडली, यानी नाउन में एलवाई जोड़ के तो फ्रेंडली कौन सा वर्ड है? एडजेक्टिव, यानी नाउन में एलवाई जोड़ के बनता है क्या? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ के बनता है एडवर्ब। क्लियर? तो सर वेरी स्लोली में वेरी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है और स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एडवर्ब ऑफ मैनर को क्या कर रही है? क्वालिफाई कर रही है। इट मींस आई वाज सेइंग टू यू दैट an adverb qualifies an adjective, a verb and itself, and an adjective qualifies a noun or pronoun. Here there is also a question, sir, preposition, conjunction and interjection are qualified or not? Sir, one preposition may be qualified, but that term is, what do you know? That is gerund. वो gerund है, और gerund की चर्चा इस सेगमेंट में होगी, वर्ब में, जहां हम आपको बताएंगे कि gerund क्या होता है। आज सर केवल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, थोड़ा परिचय दे रहा हूं, हल्का बता रहा हूं, क्योंकि सभी टर्म एक दूसरे को रिलेट करेंगे। अगले वीडियो में मैं निश्चित रूप से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा, किसी भी टॉपिक का दूं, और स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं और पढ़ाऊंगा भी। वर्ब, मैंने वर्ब को नहीं डिफाइन किया। देखो भैया, वर्ब एक लैटिन वर्ड वर्बम से बना, वर्ब एक लैटिन वर्ड वर्बम से बना, और इस वर्बम का मतलब है इंपॉर्टेंट। वर्बम का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। वर्बम एक लैटिन वर्ड है जिससे निर्माण हुआ, जिससे उत्पत्ति हुई वर्ब की, और वर्ब इज मेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वर्बम व्हिच मींस इन इंग्लिश इंपॉर्टेंट, शो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लिटरेराइज्ड वर्ब। My dear friends, without a verb, we can't imagine about a sense or a sentence, but only a verb can express the complete sense. बिना वर्ब के हम सेंस की कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात इस दुनिया का कोई भी वाक्य बिना वर्ब के नहीं हो सकता, लेकिन अकेला वर्ब एक सेंटेंस का निर्माण कर सकता है। जैसे थोड़ा समझा दे रहा हूं, देखो कोई सेंटेंस तो बिना वर्ब के बनेगा नहीं, क्योंकि सेंस ही नहीं आएगा, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस है जिनकी चर्चा सेंटेंस नामक सेगमेंट में होगी, आज्ञानुसूचक वाक्य जिनकी स्टार्टिंग ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। आज्ञानुसूचक इंपरेटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। जैसे अगर मैंने लिखा गो लिखा, तो गो अब तक एक वर्ड है,
गो एक वर्ड है, लेकिन मैंने गो के बाद अगर फुल स्टॉप डाल दी, ये सेंटेंस है सर, ये फाइनल कंप्लीट सेंस है। गो का मतलब ये फुल स्टॉप दिया, जाओ आज्ञा अनुसूचक वाक्य है, इंपरेटिव ऑर्डर का सेंटेंस है सर। इट मीन्स, और ये गो सिर्फ अकेला है, केवल अकेला है, और गो एक वर्ब है जिसका जाना मतलब होता है धातु के रूप में, फाइनाइट के रूप में। तो अकेला वर्ब एक सेंटेंस का निर्माण कर सकता है, लेकिन दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के कंप्लीट नहीं हो सकता। क्लियर? आगे आते हैं। आगे अब इस टर्म को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इनका भी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा वर्ब का। वर्ब जब पढ़ाऊंगा तो मैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब को दो भागों में बांटूंगा। फाइनाइट नॉन फाइनाइट होता है, फाइनाइट के दो स्वरूपों की चर्चा होगी, मेन वर्ब एक्जुलरी की, फिर मेन वर्ब के दो स्वरूपों की चर्चा होगी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की। एक्जुलरी में तीन स्वरूपों की चर्चा करूंगा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड मार्जिनल्स की। फिर मैं नॉन फाइनाइट पढ़ाऊंगा जहां इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल की चर्चा होगी। पुनः इन्फिनिटिव के दो स्वरूपों की चर्चा होगी, विथ टू और विदाउट टू। जिरंड का चूंकि कोई स्वरूप नहीं होता, लेकिन पार्टिसिपल भी पढ़ा जाएगा तीन स्वरूपों में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में। इसके सिवाय काजिटिव वर्ब्स बताऊंगा। व्हाट आर काजिटिव वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स की भी चर्चा होगी। आज तो केवल इंट्रोडक्शन है, ये तो टेलर है, पूरी फिल्म बाकी है जो 60 से 70 वीडियो में कंप्लीट होगी। क्लियर? आज टेलर दिखा रहा हूं सर, फिल्म अगले वीडियो से शुरू करूंगा। अब मैं चर्चा करता हूं प्रीपोजिशन की। देखो प्रीपोजिशन को अगर तोड़ोगे तो इसमें दो शब्द दिखेंगे, प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन। सर प्रीपोजिशन दो वर्ड से बना, प्री प्लस पोजिशन। प्रीपोजिशन में ये प्री एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब मैंने बताया था पहले होता है। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। और इस पोजीशन की हिंदी क्या होती है? स्थिति। पोजीशन की हिंदी क्या होती है? स्थान नहीं सर, प्लेस का हिंदी स्थान होता है। पोजीशन की हिंदी क्या होती है? स्थिति। इट मीन्स अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस द पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। The position of a noun or pronoun is called preposition. Is called preposition. और ये पोजीशन क्लियर करने के लिए वो करता क्या है? It creates a relation. Preposition creates a relation of a noun or pronoun to the rest part of the sentence. इसकी जिम्मेदारी होती है संबंध बोधक, यह अव्यय है जो संज्ञा और सर्वनाम का, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का संबंध स्थापित करता है वाक्य के शेष भाग से। जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं, या चलो जब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसमें डिफाइन करूंगा तो इसी से मैं बता दूंगा। अब इस प्रीपोजिशन के अंतर्गत आपको मालूम है क्या क्या पढ़ना होगा। इस प्रीपोजिशन के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा किन किन का यूज मालूम, इनका, ऑन का, एट का, इनटू का, अपॉन का, ओवर का, एबव का, बिटवीन पढ़ा जाएगा, एमंग, एमंग्स्ट, एमिड, एमिस्ट, विथ, फ्रॉम, टू, ऑफ, ओ एफ और ओ डबल एफ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिसाइड, बिसाइड्स, बीनीथ, अंडरनीथ, बियॉन्ड, अंडर, अप, ओवर, अक्रॉस, अलोंग, राउंड, अराउंड, थ्रू, थ्रू आउट, यानी और भी प्रीपोजिशंस की बाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है भाई यार, उसकी भी चर्चा होगी यानी इस प्रीपोजिशन के अंतर्गत। और ये बड़ी खतरनाक टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना तय है। तो इस टॉपिक को भी हम डिटेलिंग करेंगे। ये भी कम से कम 7 से 8 वीडियो लेगा, 7 से 8 वीडियो लेने वाला है, या 5-6 वीडियो तो लेगा। प्रीपोजिशन को भी लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ये मुख्य रूप से कंजक्शन 1, 2, 3, 4, 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन सबका एग्रीमेंट किससे होता है? इसमें वर्ब डायरेक्ट एग्रीमेंट करती है नाउन से, और ये सभी इसको रिलेट करते हैं। तो प्रीपोजिशन भी हम लोग को पढ़ना है। अभी प्रीपोजिशन यानी मैं एग्जांपल समझा रहा था, देखो जरा एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कुआं, एक एग्जांपल दे रहा हूं हिंदी में, कुआं में मेढक है, कुआं में मेढक है। इसमें हमको हिंदी में संबंध बोधक और अंग्रेजी में प्रीपोजिशन बताना है। अगर इसी को अंग्रेजी में करें तो द फ्रॉग इज इन द वेल, द फ्रॉग इज इन द वेल। कुएं में मेढक है। अगर मैं यहां से
क्या करूं, वेल को हटा दूं, वेल को हटाऊं, द वेल को हटाकर और यहां पे रख दूं, द फ्रॉग इज इन, द फ्रॉग इज इन। इट मीन्स इस मेढक का पोजीशन बताया जा रहा है कि वो आउट नहीं है, वो बाहर नहीं है, बल्कि वो किसी चीज के क्या है, अंदर है। क्या है सर, अंदर है। फिर अगर मैं यहां पर वेल को लिखूं और यहां से किसको हटा दूं, फ्रॉग को, इज इन वेल, इज इन वेल, तो ये बताया जा रहा है कि कोई चीज है जो कुएं के अंदर है। जैसे देखो अभी मैंने किसको हटा दिया, मेढक को, मेढक हिंदी में कुआं में है, तो कोई चीज है कुआं में, कोई ना कोई चीज है, पोजीशन पता चल रहा है। फिर यहां पर मेढक लिखा और यहां से कुआं को हटा दिया, तो में मेढक है। अब भी पता चल रहा है कि मेढक की स्थिति इनसाइड है, आउटसाइड नहीं है। अब मैंने इसको लिखा है ना, और सॉरी, और यहां पर मैंने द फ्रॉग लिख दिया, द फ्रॉग लिखा, और यहां से जैसे ही मैं मे को हटाऊं और यहां से इन को हटाऊं तो हो गया द फ्रॉग इज वेल, कुआं मेढक है। यानी कि कुआं में मेढक की स्थिति पता नहीं चल रही है और मेढक कहां है ये भी नहीं पता चल रहा, अर्थात इसमें पोजीशन बताने वाला वर्ड मित्र क्या था, इन था, इन, इन, इसीलिए इन प्रीपोजिशन के अंदर डिनोट होगा। इन की चर्चा होगी, एट की चर्चा होगी, ऑन की चर्चा होगी, अंडर की होगी, अलोंग की होगी, अक्रॉस की होगी, ओवर की होगी, अबव की होगी, बिटवीन, एमंग, एमंग्स, एमिड, विथ, फ्रॉम, बाई, ऑफ, टू, बियॉन्ड, बिसाइड, बिसाइड्स, अलोंग, अक्रॉस, थ्रू, थ्रू आउट, राउंड, अराउंड, इन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे किस टॉपिक के अंदर, प्रीपोजिशन के अंदर। अब ये टॉपिक कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन मेन वर्ड कनेक्ट, कंजंक्शन में मेन वर्ड क्या है, कनेक्ट, और कनेक्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ना, कनेक्ट का मतलब जोड़ना। इट मीन्स अ वर्ड विच एड्स टू और मोर देन टू वर्ड्स, sentences, paragraphs. It means I can say that a word which connects two or more than two segments, यानी यह हिंदी में कहलाता है समुच्चय बोधक अव्यय, एक ऐसा अव्यय जो दो या दो से अधिक तथ्यों को, सेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है, उसे कहते हैं कंजंक्शन। इस कंजंक्शन के भी ब्रीफ क्लासेस चलेंगे जिसमें आपको मैं चर्चा करूंगा, थोड़ा थोड़ा मैं टेलर दे रहा हूं कि कंजंक्शन के भी दो स्वरूप हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत वहीं से क्लास का निर्माण होता है, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कंजंक्शंस के दो रूप हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। जब दो सेंटेंसेज के बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करता है, और जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब इस कंजंक्शन के अंदर मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ाऊंगा और उस समय चार स्वरूपों की चर्चा होगी, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग का पहला स्वरूप होता है कपुलेटिव चर्चा होगी, जिसमें आता है एंड, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो बोथ डॉट डॉट एंड, एज वेल एज, नो लेस देन। दूसरे स्वरूप की चर्चा एडवर्सेटिव, जो हिंदी में वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है, उसमें बट, येट, स्टिल, नेवरथलेस, वेयर, एज एंड व्हाइल और ओनली डिनोट होता है। फिर तीसरा स्वरूप अल्टरनेटिव होता है, जिसमें और, एल्स, अदरवाइज, आइदर और नाइदर होता है, जिसे विकल्पात्मक समुच्चय बोधक कहते हैं। चौथा स्वरूप मित्र इलेटिव कंजंक्शन, जो इन्फरेंस और रिजल्ट दिखाता है, उसमें सो, देयरफॉर, कंसिक्वेंटली और फॉर की चर्चा होती है। फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के भी भाई 8 रूप होते हैं, जिसके लिए मैं देशज मसाला याद करने के लिए रखा हूं TR² PMCQ, जिसकी चर्चा मैं कंजंक्शन पढ़ाते समय उस वीडियो में करूंगा। बड़े ही आसानी से इनको हम लोग खेलेंगे। अब ये अंतिम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेगमेंट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, तो देखो इंटरजेक्शन को समझाने के लिए मैं अपना एक देशज दिमाग लगाता हूं कि जैसे आप इंटरजेक्शन जल्दी जल्दी बोलेंगे ना, बोल के ट्राई कर लेना यार, 10-20 बार बोलो इंटरजेक्शन, तो इंजेक्शन आ जाएगा, इंजेक्शन। और इंजेक्शन देता है डॉक्टर तो पहला वर्ड क्या निकलता है, आह, ओह, आउच। ये सभी के सभी इंटरजेक्शनल वर्ड्स हैं, विस्मयादि बोधक शब्द हैं, और इनमें एक चिन्ह लगता है, पाई नीचे बिंदु मैं दिखाऊंगा, उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब इसे इंग्लिश भाषा में क्या कह सकते हैं, दिस इज अ सडन फीलिंग, दिस इज अ सडन फीलिंग अबाउट विच यू डोंट नो, वी ऑल डोंट नो, दैट इज कॉल्ड एन इंसिडेंट विच इज हैपेंड विदाउट आवर नॉलेज, इज
expresses the sense of interjection. दिस इज अ सडन फीलिंग। यह विस्मय पैदा करता है, आश्चर्य पैदा करता है। और इसका ये साइन है सर, इसका ये साइन है। जैसे एग्जांपल में ले रहा हूं, देखो आह, और आह के बाद ये साइन दे दी, हुर्राह, खुशी होने पर हुर्राह, और ये साइन दे दी। ये इंटरजेक्शन के वर्ड है, और ये इंटरजेक्शनल साइन है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। ठीक है, और थोड़ा और आप लोगों का 5 मिनट का टाइम लूंगा, 5 मिनट का टाइम ले रहा हूं, और आपको बता दूं कि इसके सिवाय क्या क्या आपको पढ़ना होगा इंग्लिश में। मित्र, इस सेगमेंट के सिवाय आपको पढ़ना है डिटरमिनर, जिसके अंदर आर्टिकल की चर्चा होगी, और डिटरमिनर में आर्टिकल आएगा। फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन में हम डिस्कस करेंगे नरेशन के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, एक्टिव पैसिव की, रिमूव टू की, डिग्री की, सिंथेसिस की, एनालिसिस की, और इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस की। इन सारे बिंदुओं की, इसके अतिरिक्त हम बीच बीच में वोकैब्स में एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स के भी सेगमेंट्स को क्लियरफाई करते रहेंगे। एक बात आपसे स्पष्ट करना था कि जो एक टॉपिक होती है सिंटैक्स, सिंटैक्स को मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज सिंटैक्स, जिसको सीबीएसई में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, यह कर्ता का क्रिया के साथ करार होता है, और कर्ता बनने का अधिकार नाउन और प्रोनाउन को है, नाउन प्रोनाउन को वर्ब रिलेट करती है। तो उसके सारे एग्रीमेंट्स को मैं इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स के अंदर ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ क्या बोलूं, अनसीन पैसेजेस वगैरह पे भी मैं इन फ्यूचर काम करूंगा। ऐसे इस तरह हम लोग इंग्लिश के लिए आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों का बहुत दिनों से डिमांड था कि सर आप इंग्लिश का क्लास कब से शुरू करेंगे, कब से शुरू करेंगे। तो लीजिए, आज इंग्लिश का क्लास शुरू होता है, और हम अगले वीडियो में आपको ये पहले ही बता दे रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेगमेंट नाउन नहीं लेके आ रहे हैं, बल्कि आ रहे हैं आर्टिकल के साथ, ए, एन और द के प्रयोग के साथ, यस के सिंह के स्टाइल में, अपने स्टाइल में, आपके साथ राठौर वर्ल्ड की दुनिया में, जहां आप जानते हैं कि आपकी सफलता मेरे साथ और मेरी सफलता आपके साथ। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर योर चैनल राठौर वर्ल्ड। गुड नाइट, नमस्कार।